बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ आपके साथ। कहानी कुर्सी की में अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, हर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ऐसा टेंशन चल रहा है जो सॉल्व ही नहीं होकर के दे रहा है। अब तो चुनाव में 1 महीना भी नहीं बचा और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने एक तरफा आज अपनी तरफ से 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और इसके बाद महाविकास आघाड़ी के अंदर घमासान मचा हुआ है कि इतने हफ्तों से लगातार जो बैठकें चल रही थी, कभी दिल्ली में बैठक, कभी मुंबई में बैठक, ये सीट उसकी, ये हमारी, इसको लेकर के शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में। अब उद्धव ठाकरे ने तय कर लिया कि मुझे इनसे अब कोई लेना देना ही नहीं है, खासकर कांग्रेस पार्टी से। मैं अपने उम्मीदवार उतार रहा हूं। अब बहुत बातचीत हम कर चुके हैं, अब इस पर फैसला हो गया, मेरे उम्मीदवार तय। अब उसके बाद उन्होंने किया क्या, खासकर 3 सीट हैं दोस्तों। इसमें एक सीट है दक्षिण मध्य मुंबई की सीट। सर, उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस का दावा था, उम्मीदवार दे दिया यहां पर उद्धव ठाकरे ने। दूसरा, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, यहां कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट तय कर रही थी, नाम तय हो गया था। संजय निरुपम वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां पर अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया उद्धव ठाकरे ने, यहां झगड़ा। तीसरी सांगली की सीट है, यहां पर भी कांग्रेस चाहती थी, यहां पर भी विशाल पाटिल को टिकट दे दिया उद्धव ठाकरे ने। अब यह झगड़ा बहुत ज्यादा हद से बढ़ चुका है। टिकट बांट दिए, अब वापस तो नहीं लेंगे उद्धव ठाकरे, कम से कम उनसे आप ऐसी उम्मीद तो नहीं करते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये हमको कुछ समझ नहीं रहे, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप कहां है। और यहीं से सवाल खड़ा होगा कि राहुल गांधी कहां है। आपने देखा उनको न्याय यात्रा के बाद, राहुल गांधी कहीं देखने में नहीं आ रहे हैं, पार्टी के बैठकों में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में और खासकर बिहार और महाराष्ट्र में झगड़े का कोई अंत नहीं होकर दे रहा है। अब मैं आपको बयान सुनाता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान आप सुनिए। वो संजय निरुपम, वो ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे हमारी कांग्रेस पार्टी को जमीन में दफन कर देना चाहते हैं, इन्होंने हमें घुटनों पर ला दिया है। एक नेता अपनी पार्टी के लिए कह रहा है। और दूसरी ओर संजय राउत, जिनकी पार्टी के लिए वो आरोप लगा रहे थे, संजय राउत ने कहा कौन सी मीटिंग, कौन सी इनके कांग्रेस के उम्मीदवार, सब तय हो गया, बैठक हो चुकी, चर्चा खत्म, सीट बंटवारे पर अब क्या बात करनी है, हमको हो गई तय, हमने उम्मीदवार दे दिए। दोनों की बात सुनिए। इस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, आज 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था। लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा, 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे हमें तो कोई किसी ने बताना ही, आपको बताया तो मुझे बताइए किसने फोन करके बताया। कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है, हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई। मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। आम भाषा में संजय निरुपम कांग्रेस को कह रहे हैं तू कौन, मैं खामखा, किस बात की बहस, अब हो गया सब कुछ, जो करना था हो गया, हमने फैसला कर लिया है। तो ये जो हुआ कर देंगे पीछे का, वो हमको समीर जी बता देंगे। देखिए सरोज, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीधे 48 सीटें महाराष्ट्र से आती है और 48 बार शरद पवार अपने घर सिल्वर ओक से निकलते थे और उद्धव ठाकरे के पास मातोश्री में जाते थे, बढ़िया वहां पे वड़ा पाव खाते थे। उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलते थे, सिल्वर ओक शरद पवार के पास आते थे, वड़ा पाव मिसळ पाव खाते थे, सीटों पे चर्चा करते थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाती थी। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि किसी भी तरीके से इसमें सहमति नहीं बन पा रही, तो उद्धव ठाकरे ने कल रात को अपनी 17 सीटें फाइनल कर दी। और देखिए, जब राहुल गांधी जब पहुंचे थे अपने यात्रा का समापन करने बंबई के अंदर, तब संजय निरुपम से राहुल गांधी ने कहा था कि आपकी सीट पर मैं उद्धव ठाकरे से बात करूंगा
उस सीट पर आप तैयारी कीजिए। उसके बाद राहुल गांधी ने किससे कहा था? राहुल गांधी ने संजय निरुपम से कहा था अच्छा, कि आपकी सीट पर आप तैयारी कीजिए, मैं उद्धव ठाकरे से बात करता हूं। और 40 मिनट, खबर यह है कि 40 मिनट उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की बंबई की 3 सीटों पर चर्चा हुई थी कांग्रेस को लेकर। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं इस पर बात करूंगा। नाना पटोले से हम बातचीत कर रहे हैं इस संदर्भ में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है नाना पटोले से। और अब जब सूची जारी हुई है तो उसमें कांग्रेस को एक भी सीट उद्धव ठाकरे ने दी नहीं है। मुझे लग रहा है संजय निरुपम का यही गुस्सा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लिया है। और ये तीनों सीटें कांग्रेस वहां पर, ये थोड़ा समझ से परे है। आप बताइए समीर जी, वहां पर तीनों अलायंस पार्टनर हैं। अब क्या उद्धव ठाकरे वाकई कुछ नहीं समझ रहे कांग्रेस पार्टी को? देखिए, उद्धव ठाकरे की पूरी ताकत बंबई है। बीएमसी में लंबे समय उन्होंने राज किया है। भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे का जब गठबंधन था तो बंबई की 3 सीटें उद्धव ठाकरे, 3 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ती थी। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिन 3 सीटों पर हमारे कैंडिडेट मजबूत है, हम किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे जहां हम लड़ते रहे बंबई। और बंबई हमारा गढ़ है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए पूरा महाराष्ट्र बचा हुआ है। विदर्भ चले जाइए, या मराठवाड़ा चले जाइए, पश्चिम महाराष्ट्र चले जाइए, बंबई हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बंबई की राजनीति करना है। शिवसेना की पहचान बंबई से है। तो मुझे लग रहा है ये बंबई को लेकर शिवसेना की लड़ाई थी। शिवसेना बाकी सीटें कॉम्प्रोमाइज करने कांग्रेस क्या करेगी? मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी तो कांग्रेस ऐसी स्थिति के अंदर ये हो सकता है कि एक दूसरे समझौते में बाहर उद्धव ठाकरे से सीटें कम करके ज्यादा सीटें विदर्भ में कुछ ज्यादा ले लें। कांग्रेस बिल्कुल बंबई में तय है कि उद्धव ठाकरे पीछे नहीं हटेंगे, ये तय था। अब संजय निरुपम के लिए बहुत मुश्किल है कि संजय निरुपम क्या करेंगे। मतलब संजय निरुपम ठीक कह रहे हैं ना कि बिल्कुल उद्धव ठाकरे ने हमको घुटनों पर ला दिया। बिल्कुल संजय निरुपम का कहना ठीक है। और वर्षा गायकवाड़ भी बहुत नाराज है, जो विधायक है, वो भी चुनाव लड़ने चाह रही थी मुंबई से। उसने भी बहुत तैयारी की थी और वहां पर उसका अच्छा। अब देखिए, जो बात आपने बताई उससे पहले भी मैंने प्रश्न रखा था सामने कि राहुल गांधी कहां है। अब आप समीर जी ने जो जानकारी दी है, राहुल गांधी संजय निरुपम को आश्वासन देते हैं कि तुम चुनाव लड़ने की तैयारी करो, मैं उद्धव ठाकरे से बात करता हूं, तुम्हारा टिकट हो जाएगा। उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार, मतलब उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की बात नहीं रखी। और अब राहुल गांधी कहां है? सवाल यह है भाई, आपके सीटों पर आपका अलायंस पार्टनर धींगा मस्ती करके अपना उम्मीदवार उतार दे रहा है। कहां है कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन? कहां है राहुल गांधी का रिएक्शन? इसके ऊपर आना चाहिए ना हर्षवर्धन जी। नहीं, ये बताइए आप, राहुल गांधी ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कहा था कि बनवा देंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने तो सचिन पायलट से भी कहा था कि बनवा देंगे। तो राहुल गांधी कहते कुछ हैं लेकिन उस पर करते क्या हैं, ये सवाल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनका वो बयान आखिर सबको याद है, और उसकी सफाई सबको याद है कि भाई हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, शक्ति से हम लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर उसकी सफाई, उसके बाद आप खोजिए, जिसको कहते हैं ना कि आप खोजिए कि कहां है। जैसे अभी अरविंद जी का है कि आंख बंद कीजिए तो महसूस होगा। पता नहीं राहुल जी की क्या अवस्था है, कहां वो पाए जा रहे हैं। और ये मैं बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, जिन रवनीत सिंह बिट्टू को भूल ही गए थे, बार बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं, जो सरदार बेअंत सिंह के पोते, उन रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में खड़ा कर लेती है। आप सोचिए, इतना मजबूत नेता, 3 बार का सांसद, और उसको राहुल गांधी बात तक नहीं कर पाते। वो रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि हम 10 साल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से अच्छे संपर्क में हैं। जितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और संजय निरुपम उनको आश्वासन दे दिया होगा, हो सकता है किसी वक्त, लेकिन राहुल गांधी को याद रहा होगा क्या? अगर याद रहा होता तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुलेआम कांग्रेस के नेता बाजवा जी को चुनौती देते हैं कि तुम्हारी तो हैसियत नहीं कि तुम सोनिया और राहुल के साथ बैठ सको, बैठता कौन है, मैं बैठता हूं। संजय राउत भी कहते हैं कि भैया कांग्रेस के नेता तो बैठते नहीं, बैठता कौन है, मैं बैठता हूं। बिहार में कांग्रेस के नेता हैं, कौन बैठता है? तेजस्वी और लालू जी बैठते हैं। कांग्रेस की कोई भी स्टेट यूनिट कांग्रेस के आला कमान से बात नहीं कर पा रही है। वहां जो उनके अलाइज हैं वो उनके साथ समझौता कर रहे हैं। सीट कौन तय करेगा? ये सिर्फ मुंबई का मसला नहीं है। संजय निरुपम की पीड़ा अपनी सीट को लेकर है, लेकिन अगर ये देखें तो ये पीड़ा जो निकल रही है ये कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है। और दरअसल वो जो कह रहे हैं कि जमीन में चले जाएंगे, निगल जाएंगे, खत्म कर देंगे, वो सब कुछ कांग्रेस के लिए आप मानिए। और आप देश के किसी भी राज्य का हाल उठा के देख लीजिए, और सचमुच ये चिंता की बात है। हम लोग अक्सर बात करते हैं और नरेंद्र मोदी के सामने कभी प्रियंका को खड़ा कर देते हैं, कभी राहुल को खड़ा कर देते हैं, कभी किसी और को खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी एक ही दिन में बिट्टू जी आ जाते हैं पार्टी में, रेखा पात्रा से बात करते हैं, बात करते हैं। सारे जो उनके उम्मीदवार हैं, वो प्रोफेसर जो हैं उनसे बात करते हैं केरल में, फिर आज भी वो बात कर लेते हैं। एक तरफ तो वो आदमी है जो कोई छूटना नहीं चाहिए,
और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने 3 पोस्ट की है बढ़िया बढ़िया। एक पोस्ट में बताया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या होगा, एक पोस्ट में बताया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, उसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से राहुल गांधी का पत्र। मैं आपको खबर दे दूं, आप बता रहे हो मुझे, आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप लोग। रवनीत बिट्टू कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद जो हैं वो भाजपा में आ गए पंजाब में। अब आम आदमी पार्टी के जो इकलौते सांसद हैं जलंधर से, वो भी भाजपा में आ रहे हैं। बताइए, अब रिंकू, अगर सुशील रिंकू भी आ गए, ये भी भाजपा में आ रहा है। पंजाब में गजब हो रहा है, किसी और स्टेट में ऐसा हो हैरानी नहीं है, पंजाब में अगर ये हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी का सांसद टूट गया, आम आदमी पार्टी का जलंधर के सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। रिंकू सांसद थे, सुशील रिंकू इकलौता सांसद थे ये, और ये बेसिकली कांग्रेस से आए थे। चुनाव से 24 घंटे पहले कांग्रेस से तोड़कर आम आदमी पार्टी इनको अपने पास लेकर आई थी और टिकट दिया था इन्हें जालंधर से। सर लेकिन अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस टूटकर बीजेपी में आ रही है तो मतलब बीजेपी पंजाब में कुछ ऐसा कर रही है जिसकी शायद हम लोगों को खबर नहीं मिल रही है। नहीं, अगर ऐसा कुछ पंजाब में हो रहा है क्या, जहां मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार नहीं है, देखिए वो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है पंजाब के अंतर्गत, वो अब अपने बल पर खड़े होने की है। यही कारण है कि जो अकाली दल है, अकाली दल के साथ समझौते में जितनी सीटों की उन्होंने मांग की, वो अकाली दल कभी एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। यानी कि लगभग बराबर की सीटों की घोषणा की वो बात कह रहे थे, 6 सीटें तो मांग ही रहे थे। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि आप देखिए, पंजाब की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे जो हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कांग्रेस से, मूलतः कांग्रेस से, और कई तो शिवसेना अकाली दल से भी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जो बेस था, वो बहुत छोटा था। इसके विस्तार के लिए, इसके लिए आवश्यक था कि कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से जो भी समर्थन में आए, बड़े चेहरे को लाकर के आ रहे हैं। जो कोई, ये दोनों सिटिंग सांसद हैं, बिल्कुल। अब अगर ये आ रहे हैं तो अपना भविष्य देख करके आ रहे होंगे ना। बिल्कुल। ये इसमें खासकर रवनीत बिट्टू, ये इतने हल्के नेता नहीं है। मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, राहुल गांधी, जब राहुल गांधी ने ये कुछ साल पहले 2019 से पहले ये फैसला किया था कि हम अपने ग्राउंड लेवल पर जो है वहां भी हम चुनाव कराएंगे, तो उन्होंने यूथ कांग्रेस का चुनाव कराया था और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर के ये रवनीत बिट्टू आए थे। पहली बार जो इलेक्शन कराए थे राहुल गांधी ने नीचे के स्तर पर, और मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के करीबी भी रहे। देखिए, रिंकू वाला मामला और गंभीर है। उसमें यह भी है कि आम आदमी पार्टी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, बिल्कुल। उन्होंने रिंकू को जालंधर से टिकट दिया हुआ है, टिकट दिया हुआ है। उसके बाद वो पलट के जो है वो बीजेपी में आ बिट्टू का, ये रवनीत बिट्टू का मुझे मालूम नहीं है, वो नहीं है। बिट्टू को टिकट नहीं मिला, ऐसी तो परिस्थिति नहीं होगी। नहीं, ऐसी बिल्कुल परिस्थिति नहीं थी। अगर ये दोनों जिनको टिकट मिला पंजाब में, वो लोग अगर आ रहे हैं, इसका मतलब ये देख रहे हैं कि भाजपा का यहां पर कांग्रेस की जो प्रादेशिक इकाई है, वो कभी भी आम आदमी के पार्टी के साथ गठबंधन की पक्ष में नहीं खड़ी थी। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन देखिए, मैं फोकस इस वक्त बीजेपी के ग्राफ पर कर रहा हूं। अगर ये सिटिंग सांसद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के और मजबूत नेता ये अगर आ रहे हैं भाजपा के अंदर, तो क्या इनको ये दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, मेरा भविष्य, मेरी जीत, वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। इस चुनाव में पंजाब में हम 2 सीट की पार्टी मानते हैं भाजपा को, इतना ही है ना, 2 सीट की पार्टी मानते हैं। और सौरभ जी, मैं तो कहूंगा कि अब फिर से सर्वे वगैरह इस पे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पूर्व IFS तरनजीत संधू, एक सीधी सीट दिखती है, वो लड़ेंगे तो बड़ा मजबूत लड़ेंगे। उनके जो दादाजी रहे, उनका जो परिवार रहा है, वो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके फाउंडर्स में से है, बहुत सम्मानित परिवार है वो। रवनीत सिंह बिट्टू, सुशील रिंकू को अगर टिकट मिल गया और वो फिर से वो यहां आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो इस सब के बीच में, जिसको हम कहते हैं कि ट्रिगर पॉइंट कहां से आया, जो सुनील जाखड़, एक नाम ऐड कर दूं, परनीत कौर, वो भी आएंगे। बिल्कुल, 4 नाम तो हम लोगों ने ये जोड़ लिए। और सुनील जाखड़, जिनको कहते हैं ना कि जाखड़ परिवार पंजाब की राजनीति में, जिनको हम जो 2 हिस्सों में बांटते हैं कि सिख और हिंदू मतदाता, वैसे तो हिंदू से एक ही होते हैं, लेकिन जो पगड़ी वाले, बिना पगड़ी वाले, ऐसे आप समझने के लिए कहें तो जाखड़ साहब इधर आ गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है, उसमें वो 7 से 8 सीटों पर बहुत अच्छी लड़ाई में है।
ये खबर जब आई कि और कोई टूट सकता है तो हर किसी को लग रहा था कि ये भला कैसे हो सकता है। अब एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, यही वो सुशील रिंकू थे, जब आपको याद होगा कि संसद सत्र में अकेले दिल्ली सेवा बिल पर अकेले जो ये सांसद थे इनको लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। यही वो सांसद थे। तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। और ये सच है, चुनाव के समय में नेता सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है, सीट निकल पाएगी Exactly. क्या, दोबारा वो सांसद बन पाएगा क्या। और ये सचमुच चमत्कारिक खबर है। तो जो आप सर्वे में बार बार पूछते थे, ऊपर लगाते थे ना कि 370 प्लस कैसे होगा, 400 पार कैसे होगा, उसका जवाब यह पंजाब तो हमने सोचा भी नहीं कि पंजाब में ऐसा कुछ हो सकता है। एक बार इस खबर पर डिटेल, भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए। भास्कर, आम आदमी पार्टी का सांसद भाजपा में आ रहा है, मतलब क्या है इसका? मतलब प्रचंड बहुमत है पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास, उसके बाद भी उनका सांसद टूट रहा है। और देखिए सुशील कुमार रिंकू को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी को यह अंदाजा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज से 10 दिन करीब पहले भी एक बार ये खबर आई थी, तभी पार्टी ने हम लोगों को बताया था, पार्टी की सोर्सेज ने बताया था कि हमें ये अंदाजा है कि वो जाएंगे, कब जाएंगे ये नहीं पता, और उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम भी कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ सुशील कुमार रिंकू ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक और बड़े लीडर पंजाब से ही वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी को ऐसी आशंका है और उस पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। जहां तक सुशील कुमार रिंकू की बात करूं, ये पहले कांग्रेस मेरे बगल में हर्षवर्धन जी बैठे हैं, भास्कर, ये पूछ रहे भगवंत मान तो नहीं आ रहे भाजपा में? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। और एक बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो है वो और शामिल हो रहे हैं। सुशील कुमार रिंकू को आज से 10-15 दिन पहले से ही पार्टी को पता चल गया था कि वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। टिकट उनको फिर से जालंधर से मिल गई है, उसके बावजूद भी वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये पार्टी के लिए थोड़ा सा झटका है कि आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में संगठन मजबूत है, सरकार है, 92 विधायक हैं, उसके बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक खबर और आ रही थी कि जालंधर से ही जो विधायक हैं वो और इनके में बीच में आपस में खींचतान चलती रहती है, तो इसका भी परिणाम कहा जा रहा है। दूसरा, सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है आपके सोर्सेज से कि हो सकता है कि बीजेपी के पास में सुशील कुमार रिंकू का कुछ वीक पॉइंट पकड़ा गया हो, जिसको लेके उनके ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है और वो फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चलें, ये तो खैर बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, झटका बहुत बड़ा है। टिकट दे दिया जिस आदमी को, जो सिटिंग एमपी है वहां का, वो भाजपा में आ रहा है। हमने बताया आपको रवनीत बिट्टू भाजपा में आ रहा है, तो पंजाब में कुछ कमाल हो रहा है क्या भाजपा के लिए? इस पर आपको और गौर करना पड़ेगा और खबरें निकालेंगे इस पर। कहानी कुर्सी की में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। और महाराज का झगड़ा आपने देख ही लिया, जहां कांग्रेस पार्टी की परवाह किए बगैर उद्धव ठाकरे अब ऐसा लग रहा है कि वो अकेले चलने के मूड में आ चुके हैं। आज वक्त इतना ही था दोस्तों कहानी कुर्सी के। बहुत शुक्रिया आपका हमें सुनने के लिए और आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका, राहुल जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।